ओके, सर्वांचं लक्ष इकडे बोर्डवरती. आजच्या क्लासमध्ये आपण आपल्या नवीन पार्टला, नवीन चॅप्टरला सुरुवात करत आहोत आणि चॅप्टरचं नाव आहे ऑसिलेशन्स. या प्रिसाइजली इट इज कॉल्ड ॲज ऑसिलेटरी मोशन. म्हणजे याच्यावरून क्लिअर आहे की आपण मोशनच्या एका स्पेशल टाईपला स्टडी करणार आहोत. मोशन बद्दल तुम्हाला आयडिया ऑलरेडी आपण मेकॅनिक्स 1 मध्ये घेतलेली आहे. व्हाट इज मीन बाय मोशन? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में और अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या करेगी? चेंज. तो हम कहेंगे वो बॉडी कैसी है? मोशन में. अब मोशन के सामने हम अलग अलग एडजेक्टिव्स लगाएंगे, जैसे लीनियर मोशन. तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन कुछ इस तरीके से बदलेगा कि क्या बनती जाएगी? स्ट्रेट लाइन. सर्कुलर मोशन, तो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है. रोटेशनल मोशन. इन द सिमिलर मैनर हम जिस मोशन के बारे में पढ़ने वाले वो कौन सा मोशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन. क्लियर आहे? म्हणजे सरळ सरळ मोशनचाच अभ्यास आहे. आता या ऑसिलेटरी मोशन मध्ये व्हेलॉसिटी, डिस्प्लेसमेंट किंवा अजून या सगळ्या गोष्टींचे काय काय फॉर्म्युलेज आहेत, एनर्जी कशी वेगवेगळ्या फॉर्म्युलेच्या फॉर्म मध्ये आपल्याकडे राहते, ते सगळं आपण स्टडी करू. ठीक आहे, तर बघूयात. ऑसिलेशन्स. जेव्हा आपण सुरुवातीला मोशन इन प्लेन स्टडी केलं होतं त्यावेळेस सर्क्युलर मोशन मध्ये काही बेसिक टर्म्स आपण अभ्यास केल्या होत्या, स्टडी केल्या होत्या. त्यांचीच एनालॉजी तुम्हाला आजच्या क्लासमध्ये दिसणार, कारण आजचं हे इंट्रोडक्टरी क्लास आहे या चॅप्टरसाठी. आणि ह्या ज्या गोष्टी आजच्या क्लासमध्ये आपण शिकणार आहोत या पूर्ण चॅप्टरसाठी तुम्हाला हेल्पफुल राहतील. ओके, तो ऑसिलेशन के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारा पहला जिस चीज के पास साथ पढ़ने वाला है उस चीज का नाम है पीरियोडिक मोशन. ऐसे सुना सुना सा लग रहा होगा ऑलरेडी. पीरियोडिक मोशन है ना. पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो खुद को क्या करती है? एक फिक्स टाइम के बाद में रिपीट करती है. जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि एक व्हीकल, एक कार है और वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है? सर्कुलर मोशन. और कौन सा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है. तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ को एक फिक्स टाइम के बाद में क्रॉस कर रही है. जैसे कि एक रिवॉल्यूशन के लिए मान लो इसको कुछ टाइम लगा होगा 10 सेकंड, तो अगला रिवॉल्यूशन भी वो कितने में कर रही है? 10 सेकंड में. एक 10 सेकंड के फिक्स टाइम के बाद में वो खुद के मोशन को क्या कर रही है? रिपीट. इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस चीज का एग्जांपल है? पीरियोडिक मोशन. सो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? The motion which repeat itself after a regular or a fixed interval of time is known as periodic motion. है ना. क्या होता है periodic motion? एक बार फिर से बताइए. ऐसा मोशन जो खुद को फिक्स टाइम के बाद में क्या करता है? रिपीट करता है. और कोई एग्जांपल है आपके पास पीरियोडिक मोशन का? यस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. देखिए यहाँ पे अर्थ सन के चक्कर लगा रही है और अर्थ को सन का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है? अप्रोक्सीमेट 365 डेज. अप्रोक्सीमेट क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं लगता, तो हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लेते हैं कि 365 दिन लगते हैं धरती को सन के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने के लिए. अच्छा, नेक्स्ट चक्कर फिर से 365 डेज, फिर से 3, मतलब एक 365 डेज या 1 ईयर, इतने टाइम पीरियड में वो अपने मोशन को क्या करते जा रही है? रिपीट कर रही है. इसलिए धरती का सूरज के इर्द गिर्द घूमना क्या कहलाएगा? periodic motion. तो motion of earth around the sun, it is a example of an periodic motion. ठीक है. उसके बाद में आते हैं हम मोशन के सामने हमने एडजेक्टिव लगा दिया. अब क्या है? ऑसिलेटरी मोशन. नया नहीं है अपने लिए. इन दो एग्जाम्पल को, इन दो इमेजेस को आप देखोगे तो बड़े आसानी से समझ जाओगे कि ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है. जैसे कि आप इस स्प्रिंग को अटैच किया हुआ ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है इसको देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, या इसको बोलेंगे स्प्रिंग पेंडुलम. क्या ये? स्प्रिंग पेंडुलम. अगर मैं इस स्पीयर को, इस ब्लॉक को निकाल दूं और सिर्फ स्प्रिंग को वहां पे रखूं तो स्प्रिंग यहाँ पे लटका हुआ रहेगा. तो जिस लेंथ तक वो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज इट्स नेचुरल लेंथ. लेकिन अभी मैंने इसको ये ब्लॉक अटैच किया हुआ है तो ब्लॉक ने उसको नीचे खींचा होगा,
ऑलरेडी वो एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है, तो ब्लॉक का वेट लग रहा है नीचे और वो स्प्रिंग ने भी उसको ऊपर खींच के रखा हुआ है। समझ रहे हो क्या? अभी वो एक्सपांडेड पार्ट में यहाँ पे रखा हुआ और ये उसकी एक पोजीशन है जहां पे इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है अभी, क्योंकि नीचे कौन लग रहा है? उस ब्लॉक का वेट। ऊपर कौन लग रहा है? स्प्रिंग का फोर्स, जिसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, और स्प्रिंग ने तो खींच के रखा है उसको। तो ऊपर लगने वाला फोर्स, नीचे लगने वाला फोर्स, दोनों बैलेंस है, इसलिए रुका हुआ है। अब अगर मैं इसको क्या करूं, ऐसे नीचे खींचू, यानी कि यहां से यहां तक खींचू और फिर छोड़ दूं, तो क्या होगा? ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर यहां पे रुकेगा क्या? नहीं, और ऊपर जाएगा, नहीं, स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। दैट मींस दैट ब्लॉक विल स्टार्ट डांसिंग, यहां पे नाचना शुरू कर देगा वो, है ना। और कहां पे? इन दो पोजीशन के बीच में नाचेगा। ये उसकी वो पोजीशन थी जहां पे उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 था। कौन सा फोर्स 0 था? नेट फोर्स 0। ऐसी पोजीशन ऑसिलेटरी मोशन में जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स 0 होता है, उस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं उसको? मीन पोजीशन, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चा उसको? इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये यहां से खींच के तुमने यहां तक लाया और फिर छोड़ दिया, तो ये वाली जो पोजीशन थी उसको कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमारे पास एक ए और ये दूसरी, ये दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में क्या होता है? मीन पोजीशन। ओके, अब देखो इसको, ये जो ब्लॉक ऐसे ऐसे से नाच रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। मतलब क्या? एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द, एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द जब बॉडी अप डाउन अप डाउन अप डाउन मोशन करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। या फिर इसको देखिए सिंपल पेंडुलम को। सिंपल पेंडुलम अभी मैंने ये एक्सट्रीम पोजीशन पे खींच के रखा हुआ है, छोड़ दूंगा, ये नेचुरली पहले यहां पे था, ये पहले कहां पे था? यहां पे। अब इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या है? 0। मतलब ये कौन सी पोजीशन होगी इसकी? मीन पोजीशन। यहां से मैंने यहां तक खींचा, तो ये क्या हो गई? एक्सट्रीम पोजीशन। छोड़ दूंगा, यहां से यहां तक जाएगा, तो ये क्या हो गई? उसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब देखो एक फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द ये आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसलिए ये मोशन भी क्या कहलाएगा? ऑसिलेटरी मोशन। तो स्प्रिंग पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम, इन दोनों का मोशन क्या कहलाएगा? व्हाट इज मीन बाय ऑसिलेटरी मोशन? टू एंड फ्रो, आगे पीछे, है ना, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। इसको क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। सेविंग नीडल जो होती है, सिलाई मशीनची सुई, अप डाउन व्हाट इज दैट? ऑसिलेटरी मोशन। झुला पाळण्यात तुम्ही बसले, पुढे मागे व्हाट इज दैट? ऑसिलेटरी मोशन। कळतंय का? ओके, तो ऑसिलेटरी मोशन का मतलब आप ऑलरेडी जानते थे और अभी आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक नोट है, हमने अब तक के दो चीजें देखी, एक तो हमने देखा पीरियोडिक मोशन और दूसरा अभी देखा हमने ऑसिलेटरी मोशन। तो एक इंपॉर्टेंट चीज हम सबको समझनी है, व्हाट इज दैट? कि एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट oscillatory as well as every oscillatory motion is not periodic। यानी कि हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता और हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक नहीं होता। समझते एक एग्जांपल से, ये मोशन देखो, ये कार एक फिक्स टाइम के बाद में अपने मोशन को रिपीट कर रही है, तो मोशन कौन सा है? पीरियोडिक। लेकिन क्या ये ऑसिलेटरी है? नहीं। मतलब मोशन पीरियोडिक हो सकता है, ऑसिलेटरी नहीं। ये भी हो सकता है, यहाँ पे एक बच्चा एक झूले में झूला झूल रहा है, तो इसका मोशन कौन सा चालू है? ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन आपने इसको धक्का दे दिया, ऐसे धक्का दे दिया, ये यहां तक गया, फिर शुरू में ये ज्यादा दूर तक गया, इसका एम्पलीट्यूड जो कहते हैं इसको दूर गया, लेकिन धीरे धीरे उसका डिस्टेंस कम होते हुए रुक गया। मतलब जो एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाला टाइम है वो तो चेंज हो रहा है ना। मतलब धीरे धीरे ये जो अपना ऑसिलेशन है ये रिपीट नहीं कर रहा है फिक्स टाइम के बाद में। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए ये कौन सा मोशन ऑसिलेटरी है? टू एंड फ्रो हो रहा है, लेकिन कौन सा नहीं है? पीरियोडिक नहीं है। तो और ऑब्जेक्टिव में आपको आए तो इसके हिसाब से आपको याद रखना है। एक बार फिर से पढ़िए, व्हाट इज द नोट? एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट, और हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होगा नहीं। इन द सिमिलर मैनर एवरी ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं कहानी में, और हमारे पिक्चर में आता है, हम थोड़ा सा जानेंगे उस पोजीशन के बारे में जिस पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होता है? 0। क्या नाम है उस पोजीशन का? मीन पोजीशन।
जब भी कोई बॉडी आगे पीछे करेगी, एक सेंटर में एक फिक्स पॉइंट होगा जिसके इर्द घूमेगी, उस सेंटर वाले पॉइंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, दिस इज कॉल्ड अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और ये वो पोजीशन है जहां पर इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0। ओ भाई साहब, बहन जी, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0। अब अगर मैं इसको खींचू, यहां से हल्का सा थोड़ा सा इसको बाहर की दिशा में खींचू, तो वो स्प्रिंग उसको वापस खींचेगा, है ना, वो स्प्रिंग उसको वापस खींचेगा। ठीक है, अब छोड़ दूंगा तो यहाँ पे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, थोड़ा और ज्यादा खींचूंगा तो ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। एम्पलीट्यूड मतलब क्या, डिटेल में देखेंगे ही, लेकिन आप समझ सकते हो, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। लेकिन जब वो यहाँ पे होता है तब की कहानी क्या है कि व्हाट इज मीन पोजीशन, द पॉइंट at which net force on the particle is 0। बच्चे याद रखना कि मीन पोजीशन पे फोर्स 0 होता है, और अगर फोर्स 0 होता है तो मीन पोजीशन पे एक्सलरेशन भी 0 होता है, बिकॉज F इज इक्वल टू m। अगर फोर्स 0 तो A भी क्या होगा, 0। ठीक है, ये आगे की बात है। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होती है, मिनिमम, यानी कि 0 ही कंसीडर करो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, इज नोन एज मीन पोजीशन। ऐसी पोजीशन जहां पे फोर्स 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ऑसिलेशन के अंदर की उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। जैसे ये यहाँ पे मीन पोजीशन है और इसके इर्द गिर्द ये यहाँ पे पेंडुलम क्या करता है, ऑसिलेट। इस सिचुएशन पे इस बॉब पे लगने वाला फोर्स 0 होगा, इस बॉब की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं भाई रिस्टोरिंग फोर्स टर्म क्या है, व्हाट इज मीन बाय रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जैसे देखो, ये एक ब्लॉक है, एक स्फीयर है, जिसको हमने स्प्रिंग से बांधा हुआ है। ये पहले नॉर्मली यहां पे था, मतलब ये उसकी कौन सी पोजीशन थी, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन जब मैंने उस बॉल को बाहर की दिशा में खींचा तो स्प्रिंग उसको वापस खींच रहा है ना, तो स्प्रिंग उस बॉडी के ऊपर वापस यानी उल्टी दिशा में जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्यों, क्योंकि वो फोर्स क्या चाहता है, देखो पहले वो ब्लॉक कहां पे था या वो बॉडी कहां पे थी, एकदम अपने मेन पोजीशन में, कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, स्प्रिंग ऐसे नेचुरल लेंथ पे उसके अटैच किया हुआ है। अब इसको खींचा, इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी इलास्टिक बॉडी को जब आप डिफॉर्म करते हो तो उस बॉडी के अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, है ना। तो स्प्रिंग क्या है, इलास्टिक बॉडी तो है, तो जैसे ही आप खींचोगे वो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होंगे, जिनकी चाहत ये होगी कि वो बॉडी जहां से डिस्प्लेस की वहां पे लेके जाए, यानी कि वो बॉडी की पोजीशन को क्या करना चाहेंगे, रिस्टोर। और पोजीशन रिस्टोर करना चाहते हैं, इसलिए उस फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आ रहा है क्या। ये स्प्रिंग जो लगाएगा वो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या टेंडेंसी उस फोर्स की, वो फोर्स क्या कहता है कि द फोर्स विच एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। अच्छा, कब लगेगा, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से हटा हुआ है, मीन पोजीशन पे नहीं लगेगा, वो मीन पोजीशन पे लगेगा क्या, नहीं, मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगता है, 0। जब उससे हटा हुआ है तभी लगेगा। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल which tends to bring that particle towards its mean position, जो चाहता है इसको कहां पे लेकर जाऊं, मीन पोजीशन पे। ठीक है, इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स, उसको क्या बोलेंगे हम, रिस्टोरिंग फोर्स। दूसरा, this force is always directed towards the mean position। रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, मीन पर। जैसे मैंने बॉडी को इधर डिस्प्लेस किया तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर होगा, इधर लेफ्ट की तरफ, और बॉडी लेफ्ट की तरफ है तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर होगा, राइट की तरफ, क्योंकि वो हमेशा किधर रहेगा, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन या टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यहां से ये कंक्लूड है कि जिधर तुम बॉडी को डिस्प्लेस करते हो फोर्स उसकी उल्टी दिशा में लगेगा। जैसे मैंने यहां से यहां तक बॉडी को डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट एक से, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब जितना बॉडी को डिस्प्लेस करूंगा उतना रिस्टोरिंग फोर्स। चिन्नुकला एक रबर लिया अपन ने, ठीक है, रबर को मैंने हल्का सा खींचा, छोड़ दिया तो रबर वापस गया, इतना खींचा छोड़ दिया तो जोर से जाएगा ना। मतलब रबर के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तुमने कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया। इन द सिमिलर मैनर आप जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करोगे उस डिस्प्लेसमेंट से प्रोपोर्शनल होएगा रिस्टोरिंग फोर्स। यह इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स अगर 2 सेंटीमीटर है तो उसके अकॉर्डिंग एफ होगा, एक्स 10 है तो फोर्स ज्यादा होगा ना, तो इसलिए मैंने लिखा रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। लेकिन यहां पे नेगेटिव साइन भी है, एंड दैट नेगेटिव साइन represents that
रिप्रेजेंट्स दैट दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड। ये देखो तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो क्या? और डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से नापा जाता है, ठीक है? जैसे ये बॉडी यहाँ पे, तो तुमने डिस्प्लेसमेंट इधर किया, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हुई, फोर्स की डायरेक्शन ये हुई। इधर डिस्प्लेसमेंट तुमने इधर किया और फोर्स उधर लग रहा है, तो दे आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए साइन क्या आ गया? माइनस। ये जो डब्बे में मैंने कुछ लिखा है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ ए, इसको उठा के बहुत बड़ा मतलब इंफॉर्मेशन का ढेर हम जमा करेंगे इस चैप्टर में। ये बहुत बारीकी सी, बहुत पहली सी पतली सी स्टेप है जिसको लेके हम आगे जाने वाले हैं। लेकिन अभी सिर्फ ध्यान में रखो, एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। कोई दिक्कत? ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ गया? ओके उसके अंदर मीन पोजीशन भी समझ में आ गई। एक्सट्रीम पे तो अभी बात नहीं करते, एंड पॉइंट्स होते हैं वो, ठीक है? उसके बाद में रिस्टोरिंग फोर्स भी आपको समझ में आ गया, ठीक है? अब आगे नेक्स्ट, अब ये जो टर्म है दिख रहा है आपको, ऑसिलेटरी मोशन तो हो गया। वैसे इस चैप्टर का नाम भले ही ऑसिलेटरी मोशन हो, लेकिन इस चैप्टर में हम मेनली फोकस जिस चीज के ऊपर करने वाले हैं वो ऑसिलेटरी मोशन के एक स्पेशल टाइप के ऊपर करने वाले हैं, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा पूरे चैप्टर में कहानी किसकी पढ़ने वाली है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या? ऑसिलेटरी मोशन ही, लेकिन उसका एक स्पेशल केस है वो, ठीक है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो व्हाट इज मीन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन? यार देखो, पहले हार्मोनिक मोशन क्या होता है वो समझो। हार्मोनिक, हार्मोनिक इज द वर्ड, कहां से है? हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इट मींस? कभी सुना है हार्मोनिक? हारमोनियम सुना है? क्या होता है? पेटी, पेटी होती है, पेटी होती है ना हारमोनियम। उसमें क्या होता है कि जितना भी जनरली गाने वाने बनते हैं, आपको पता है उस हारमोनियम में स्वर सा रे ग, फिर से सारे गमा पध निसा। अभी म्यूजिक का तो टीचर मैं हूं नहीं, लेकिन सारे गमा पध निसा, दुनिया में जितना म्यूजिक बना है, दुनिया में जितना म्यूजिक बना है, जो दर्द भरे सॉन्ग, इतने अच्छे अच्छे सुबह मॉर्निंग 9 मॉर्निंग वाले सॉन्ग आप सुनते हो, है ना? मैशअप वैशअप सारे गाने बने हैं किससे? इन 7 स्वरों से। कोई भी म्यूजिक बनेगा तो रिपीटेशन किसका हो रहा है? इन स्वरों का। समझ रहे हो क्या? तो टाइम, टाइम की स्केल पे आप देखेंगे तो म्युझिक तो बनते जा रहा है, लेकिन एक चीज रिपीट होती जा रही है, व्हाट आर दैट? स्वर्स। अरे काही भी म्हणायचं म्हटलं तरी हे स्वर लागतील ना। या आप देखो, जैसे कि मैं बात करता हूं नेम ऑफ अ डे, मंडे, ठीक है? तो मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर फिर ऐसा करते करते फिर मंडे, सैटरडे है ये, मंडे के 7 दिन बाद फिर से मंडे, फिर मंडे, फिर मंडे, फिर मंडे। तो टाइम कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जा रहा है, टाइम कंटिन्यूसली। लेकिन नेम ऑफ अ डे ये खुद को क्या कर रहा है? रिपीट। तो नेम ऑफ अ डे इज अ हार्मोनिक फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो खुद को बार बार रिपीट कर रहा है। टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, लेकिन टाइम के साथ में खुद को जो रिपीट कर रहा है वो कहलाएगा हार्मोनियम। क्योंकि सारे गा पर हार्मोनिक मैं नक्कल करू लगा। दूसरा नेम ऑफ अ मंथ, जनवरी, जनवरी के बाद में फिर से मतलब फरवरी वरवरी भी है बीच में तो नका सोलू सर, बट फिर से फिर से जनवरी, फिर से जनवरी, फिर से। तो जनवरी इज द नेम ऑफ मंथ जो खुद को क्या कर रहा है? रिपीट। टाइम वापस आ रहा है क्या? नहीं, टाइम के स्केल पे जनवरी का तो जनवरी हो गया हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है जो खुद को करती है टाइम के साथ में रिपीट, फिक्स टाइम के बाद में रिपीट करती है। क्लियर है? अब हार्मोनिक के बाद क्या लगा है? मोशन, जो खुद को क्या करेगा? रिपीट। मतलब ये सीधा सीधा इंडिकेशन कर रहा है पीरियोडिक मोशन की तरफ। समझ रहे हो क्या? अच्छा, उसके सामने लिखा हुआ है सिंपल, ठीक है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे कि साइन, कॉस। इनमें आप देखेंगे टैन कॉट नहीं, वो नॉन हार्मोनिक होता है साइन कॉस। अब देखो जरा, साइन 0 राहू दे, तुम्ही जाऊ दे,
तो साइन 0 0 करने के बाद आप जाएंगे धीरे धीरे साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90। अब उसके बाद में आप देखेंगे तो साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाती है। समझ रहे हो क्या? मतलब साइन की या कॉस की वैल्यू देखो 0 1/2 1/√2 √3/2, फिर से 1, फिर 0 1 0 -1 0 1 0। अरे यार समझ रहे हो क्या? तो मतलब साइन या कॉस एक हार्मोनिक फंक्शन है, क्योंकि उसके अंदर आप चाहो एंगल की वैल्यू कितनी भी पुट करते जाओ, लेकिन उनकी वैल्यूज खुद को रिपीट करते जाएंगे। तो साइन एंड कॉस आर दी हार्मोनिक फंक्शन, और ये इनको ही हम यूज करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। समझ रहे हो क्या? सो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो इट इज linear, periodic and oscillatory motion. Linear, periodic, oscillatory motion, जिसके अंदर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट से एंड दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड, उसको क्या कहेंगे? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी होते हैं भाई साहब ऑसिलेटरी मोशन जो होते हैं, जैसे कि देखो अब आप इमेजिन करो मेरा हाथ है यहाँ पे मीन पोजीशन है, तो एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन, ठीक है? तो ये हो गया सिंपल ऑसिलेशन, ठीक है? सिंपल ऑसिलेशन। अब देखो अब दूसरा ऑसिलेशन है, यहां से मैं 2 सेंटीमीटर आगे गया, फिर 1 सेंटीमीटर पीछे, फिर 3 सेंटीमीटर आगे, फिर मीन पे आया। नहीं समझे? जैसे पहले ये पार्टिकल यहां से यहां चला जाता था 5 सेंटीमीटर और इधर भी 5 सेंटीमीटर, तो 5 पर एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन, तो इसको देखेंगे एक्सट्रीम मीन, बराबर है। लेकिन अब थोड़ा सा मोशन बदल देते हैं, जैसे मान लो यहां से निकला तो पहले गया 3 सेंटीमीटर पे, फिर और 1 सेंटीमीटर पीछे आया, फिर 5 पे गया एंड देन फिर मीन पे आया। अब आगे जाते हुए फिर 3 पे, 1 पीछे, फिर आगे और फिर पीछे। समझ रहे हो क्या? तो कॉम्प्लेक्स मतलब डायरेक्ट एक्सट्रीम टू मीन नहीं आ रहा है, बीच में भी कुछ कर रहा है, दैट इज व्हाट, ये कैसा हुआ? ऑसिलेशन ही है ये। नहीं समझ में आएगा? डायरेक्ट एंड टू एंड जाऊंगा तो सिंपल आंसर, यहां पे आगे जाऊंगा, फिर थोड़ा पीछे आके और आगे जाऊंगा एंड देन फिर मीन पे आऊंगा, तो कॉम्प्लेक्स ऑसिलेशन हुआ नहीं है। इधर भी वैसा उधर भी वैसा और बार बार वैसा वैसा, बार बार वही करेंगे ना, तो ऑसिलेशन तो हो रहा है लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो वो कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक होगा। अरे तो हम सिंपल की बात करें तो सिंपल में क्या होना चाहिए? पार्टिकल कैसा चलना है? स्ट्रेट लाइन पे। जो पेंडुलम ऐसे ऐसे घूम रहा था वो स्ट्रेट लाइन पे घूम रहा था क्या? हाँ हाँ हाँ, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है? नहीं, तो ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये लीनियर एसएचएम नहीं होगा, इसको कहेंगे एंगुलर एसएचएम, और ये होगा लीनियर क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कौन चल रहा है? ये ब्लॉक। समझ रहे हो क्या? तो लीनियर पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन या सीधा पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है उसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके 2 टाइप्स है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। कुछ नहीं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर एसएचएम एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंगुलर एसएचएम। दोनों को पढ़ने वाले हैं। लीनियर एसएचएम में भी और एंगुलर एसएचएम में क्या होगा? लीनियर है तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, और एंगुलर होता तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, बिकॉज जो काम लीनियर में फोर्स करता है वही काम एंगुलर में टॉर्क करता है, और जो काम लीनियर में एक्स यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता है वही काम एंगुलर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है। बाकी कंडीशन वही, तो इसको आप पढ़ोगे, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट along the straight line then this motion is called as linear simple harmonic motion. म्हणजे ऑसिलेशनच आहे पण कसं असेल? पिरियोडिक ऑसिलेशन, पिरियोडिक ऑसिलेशन स्ट्रेट लाइन वर, लिनियर हार्मोनिक मोशन। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है तो ऑसिलेटरी मोशन को ही लीनियर एसएचएम मान लो अभी के लिए, स्ट्रेट लाइन वाले, ठीक है? और ये दोनों डेफिनेशन आप उतार लेना, पढ़ लेना इनको। आगे बढ़ते हैं, फिर अब ऑसिलेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ हम डील करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहली टर्म आती है एम्पलीट्यूड। क्या होता है एम्पलीट्यूड? देखिए जैसे कि हमने अभी भी ये इधर यहां पे देखो, ये नेचुरली यहां पे था ब्लॉक मीन पोजीशन पे, मैंने इसको खींचा यहां पे लेके गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है?
अब यहां तक लिया, इसके आगे मैं इसको लेकर नहीं जा रहा, मतलब मेन पोजीशन से ज्यादा यहां तक लेकर गया, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है मेन पोजीशन से उसको ही क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अब इधर भी वापस आएगा तो एम्पलीट्यूड इतना रहेगा, बस ये राइट साइड में है तो इसको पॉजिटिव ये मान लिया, ये इधर लेफ्ट साइड में क्या मान लिया, निगेटिव। ये समझ रहे हो क्या आप लोग? तो जब भी मेन पोजीशन से पार्टिकल जा रहा है, अब यहां से आगे नहीं जा रहा, तो ये जो डिस्टेंस हुआ कहां से, मीन से, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अगर मान लो आप किसी झूले में बैठे हो और झूले में बैठ के आपको किसी ने धक्का दिया और आप 5 फुट आगे गए और फिर वापस आके 5 फुट पीछे, तो 5 फुट इतना मीन पोजीशन से आप दूर जा रहे हो हर बार, तो आपका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना हुआ, 5 फुट। और किसी दूसरे को उसने कम धक्का दिया, वो 3 ही फुट की दूरी पे जा रहा है, तो ऑसिलेशन कितना, एम्पलीट्यूड कितना हुआ, 3 फुट का। समझ रहे हो क्या? तो जब बॉडी ऑसिलेट करती है तो मीन पोजीशन से ज्यादा कितनी दूर जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ दैट ऑसिलेशन और एम्पलीट्यूड ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? द maximum displacement of the particle from the mean position is defined as amplitude। ठीक है, तो बताओ, पार्टिकल मीन से निकला, पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से वापस आके फिर मीन पे पहुंचा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, क्योंकि इनिशियल जहां से निकला वहीं पे वापस आया ना, आ रहा है क्या ध्यान में? फिर 1 सेंटीमीटर दूर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 1 सेंटीमीटर। 2, तो x की वैल्यू कितनी, 2 सेंटीमीटर। अब आगे गया, x की वैल्यू कितनी, 3 सेंटीमीटर। लेकिन अब वापस आया 3 से, 2 1 0, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। डिस्टेंस कितना, 6 सेंटीमीटर। एंड एम्पलीट्यूड कितना, एम्पलीट्यूड रहेगा 3, क्योंकि ड्यूरिंग द मोशन वो मीन से कितना दूर गया था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अरे समझ रहे हो क्या? उसने मीन से कितना दूर तक हो गया, तो उसको कहेंगे ना एम्पलीट्यूड। भले ही वो वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन दूरी तो कितने अचीव की थी उसने, उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड किसी भी एक कंप्लीट साइकिल को लगने वाला टाइम, वो फिजिक्स में कहलाता है पीरियड। तो हम बात कर रहे हैं ऑसिलेशन की। जैसे अगर ये यहां से निकला, यहां से निकला ऐसे ऐसे और ये ऐसे, तो ये हुआ इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट, क्योंकि ये गया ऐसे, एक्सट्रीम को मिला, फिर वापस आया, तो ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, ये आधा ही ऑसिलेशन हुआ जहां से निकला। क्योंकि तुम देखो, मैंने कहा भाई एक बॉडी यहां से निकली, ये कार, और ऐसे जा रही है, ऐसे घूम के आई यहां पे, हुआ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट। यस, तो तुमने क्या कहा, जो जब रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो उसी पोजीशन पे आई और अभी उसकी डायरेक्शन वैसी है जैसे इनिशियली थी। ऑसिलेशन में देखो, ये पार्टिकल यहां पे था, ये उसकी मेन पोजीशन है, पार्टिकल यहां से यहां आया, वापस यहां पे आया, लेकिन उसका ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जब वो पहले यहां पे था उसकी डायरेक्शन, उसका मुंह इधर था, और जब वो एक्सट्रीम को टच करके वापस आया तो अभी उसका मुंह इधर है, तो ऑसिलेशन नहीं हुआ। अब ये इधर जाएगा, यहां से फिर वापस आएगा, तो दोबारा से उसका मुंह इधर होगा, तो अब हुआ एक ऑसिलेशन कंप्लीट। दोनों एक्सट्रीम से मिलके आने के बाद ही एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, है ना? तो इस पूरे ऑसिलेशन को कुछ तो टाइम लगेगा, तो इस ऑसिलेशन को जितना टाइम लगेगा, इट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ SHM या पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो व्हाट इज डेफिनेशन? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। समझ रहे हो उसको क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। समझ रहे हो? जैसे सर्कुलर मोशन में भी तो पढ़ा था, एक पूरे सर्कल के लगने, ओ बुड्ढी को क्या बोलते हैं, वो ग्रैंड मदर का एग्जांपल दिया था मैंने आप लोगों को। अब बुड्ढी का एग्जांपल नहीं दिया था क्या मैंने? तो मंदिर में गई थी तुम, मंदिरात तुम्ही आता मंदिरात जात असाल ना तुम्ही सगळे? हे नाही जात? हा, मी मी गेलतो एक दिवस, डबल हिम्मत नाही झाली माहिती, गरबा, कारण ते गरब्याचे प्रकार पाहून मी डायरेक्ट दचकलोस। अलग अलग प्रकारचे गरबे पाहिले मी,
कसे म्हणजे ते एक तर नॉर्मल गरबा असते. समजा तुम्ही जर खेळायला गेले, कधी गेले गेले असाल. आता योग आहे माया 1-2 दिवसात जायचं. हा, एक असते नॉर्मल गरबा म्हणजे एकदम इनोसंट, ठीक आहे, एकदम किंवा नॉर्मली तसा गरबा खेळाय. एक असते केसफेक गजरा, केसफेक. केसफेक गजरा माहिती आहे तुम्हाला? तुम्ही जा एखाद्या मंदिरात दिसतेच तुम्हाला. एक असते लाजाळू गजरा, म्हणजे डायरेक्ट असं, माहिती आहे की तुम्हाला? गरबा, मी गजरा आलं माझ्या, सॉरी, कारण मी इतका आठवणीत गुम झालो की शब्द भी चुकू राहिले माझे. तुम जाओगे, अभी खेलने जाओगे, तो थोड़ा सा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आप ऑब्जर्व करना. लोग है ना अलग अलग एटीट्यूड वाला गरबा, की असं कसं म्हणजे हाय. पोट्टेली बिला इन्फॉर्मेशन दिसू राहिले मला, डिटेल वगैरे पूरी पीएचडी व्हायला इकडे, ठीक है. तो अगर आप मंदिर में गए, तो मंदिर में जाने के बाद नॉर्मली अपन क्या करते हैं कि उसको, मतलब जहां पे भी भगवान बैठे हुए एक चक्कर मार के आते हैं, बराबर है. तो एक चक्कर मारने के लिए मान लो एक ओल्ड लेडी है, तो उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लग रहे हैं 10 मिनट. कितने लग रहे हैं? 10 मिनट. और आप भी सेम मंदिर गए हो और आप एक चक्कर के लिए ले रहे हो खाली 2 मिनट. तो बुड्ढी को एक चक्कर कंप्लीट करने कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट. तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द बुड्ढी अराउंड द गजानन महाराज या कोई भी भगवान है तो कितना है? और तुम्हारा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हुआ? 2 मिनट. क्लियर है? एक रिवॉल्यूशन के लिए लगने वाला टाइम. धरती को सन के इर्द एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है? 365 डेज. तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कितना? 365 डेज, यानी कि एक रिवॉल्यूशन के लिए लगने वाला टाइम. ठीक है. अब ऑसिलेशन भी तो वैसा ही है. तो एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगेगा वो कहलाएगा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. क्लियर आहे का? काही प्रॉब्लेम नाही. हा, चला पुढे. तसं करू नका, कारण रियालिटी आणि व्हर्च्युअलिटी मध्ये लय फरक असते. लय फरक असते. जसं तुम्हाला माहित आहे का? तू आपलं जाण ते घेऊन घ्या. तू उचलणार नव्हती का तू ते? ठीक आहे, जाऊ द्या. लक्ष द्या इकडे. फ्रिक्वेन्सी हे झाला, फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिव्हॉल्यूशन, फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिव्हॉल्यूशन. तर बघा, रिव्हॉल्यूशन नाही, फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन. तर आपल्याला माहिती आहे की एका सायकलला जेवढा टाइम लागतो त्याला काय म्हणतो? पिरियड. पण एका सेकंदात किती सायकल कंप्लीट होतात त्याला काय म्हणू आपण? फ्रीक्वेंसी. समझ रहे हो क्या? जैसे वो सेम एग्जांपल लेंगे, तो बुड्ढी को एक चक्कर के लिए कितना टाइम लगा था? 10 मिनट. तुम्हें कितना लगे थे? 2 मिनट. तो 10 मिनट तक अगर तुम भी चलते रहते तो 10 मिनट में तुम्हारे कितने रिवॉल्यूशन होते? 5. और बुड्ढिया कितना हो रहा है? 1. मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा और किसकी कम? बुड्ढी की टाइम पीरियड ज्यादा लेकिन फ्रीक्वेंसी कम, और तुम्हारा टाइम पीरियड कम लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा. तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के क्या होती है? रेसिप्रोकल, इनवर्स होती है. तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. या कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो रहे हैं पर सेकंड, या कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहे हैं पर सेकंड, उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी. उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी. सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी. ठीक है. और यूनिट क्या है इसका? ऑसिलेशन पर सेकंड, ओपीएस, या फिर उसको हम सीधा बोलेंगे हर्ट्स. और डायमेंशन भी बता सकते हो. पीरियड इनवर्स में, टाइम डिवाइड में, तो टी का क्या आएगा? -1. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. अब वन ऑसिलेशन की बात करते हैं, जो अभी अभी बात किया अपन ने, वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन. ठीक है. व्हेन अ पार्टिकल गोज टू वन साइड, पार्टिकल एक साइड में गया, ठीक है, मीन से, फ्रॉम मीन पोजीशन एंड रिटर्न्स बैक, और वहां से वापस आया, एंड देन इट गोज टू द अदर साइड, और दूसरे साइड में गया, एंड अगेन रिटर्न बैक टू द मीन पोजीशन, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज वन ऑसिलेशन. समझ रहे हो क्या? यहां पे एक बार फिर से ये एमपी, ये ईपी और दूसरी ईपी, यहां से स्टार्ट होगा मोशन. ठीक है. तो
टाइम की काउंटिंग शुरू करते हैं, ग्राफिकली यहां पे शो करते हैं। मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया और वाई एक्सिस पे लिया डिस्प्लेसमेंट। वाई एक्सिस पे क्या लिया? डिस्प्लेसमेंट। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, मीन पे, तो इसका एक्स का वैल्यू कितना? 0, तो पार्टिकल यहां पे है, समझ रहे हो? फिर ठीक 1 सेकंड के बाद में मैंने देखा, 1 सेकंड के बाद में ये यहां पे, मैं एक रास्ता पहले बना लेता हूं। ठीक 1 सेकंड के बाद में पार्टिकल यहां पे है, ओके। तो मैंने देखा 1 सेकंड टाइम इधर है, तो 1 सेकंड टाइम मान लो यहां पे हुआ होगा, तो पार्टिकल की पोजीशन यहां पे दिखाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर दिखाना है ना। चलो 2 सेकंड के बाद में पार्टिकल यहां पे, और 3 सेकंड के बाद पार्टिकल कहां पे होगा? मैक्सिमम पोजीशन, यानी कि यहां पे पहुंच गया, ये 2 पे और ये 3 पे, समझ लो का? एम्प्लीट्यूड एवर पोहोचला ना, तो तुम्ही मला हे पार्टिकल कुठे, हा ग्राफ आहे टाइम आणि डिस्टन्सचा। ग्राफ तर असाच प्लॉट करायला लागेल ना, ऍक्च्युअली तो स्ट्रेट लाईनवरच चालत आहे, तो नाही चालला साईडले। हे त्याचं व्हिज्युअल रिप्रेझेंटेशन आहे की टाइमच्या रिस्पेक्ट मध्ये त्याची पोझिशन कशी बदलू राहिली। जसा जसा टाइम वाढवला तसा तो वर चालला, मग खाली, मग अजून खाली, मग वर, खाली वर, खाली वर। अरे असंच ना, ठीक है। जैसे देखो अब नेक्स्ट सेकंड में वो दोबारा से यहाँ पे आया, तो उसका जो डिस्टेंस है वो तो कम हुआ ना, तो 4 सेकंड की बात है, 4 सेकंड यहाँ पे है, तो वो नीचे आएगा। अब वहां से देखो टाइम आगे बढ़ रहा है, वो नीचे, फिर यहां पे, और फिर 6 सेकंड के बाद हमने देखा कि वो दोबारा से मीन पे आ गया। देखो डिस्प्लेसमेंट 0। अब उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, तो मतलब फिर से ऐसे 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 और ऐसे 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 और ऐसे चलाओ, तो टाइम के साथ में उसका पोजीशन ऐसे ऐसे वो ग्राफ बन जाएगा। ठीक है क्या? तो ये मीन से निकला, एक्सट्रीम गया, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, इतने में हुआ एक ऑसिलेशन। मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन, मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन, ये यहां से लेकर के यहां तक ये हुआ 1 ऑसिलेशन, और यहां से यहां तक भी क्या होगा? 1 ऑसिलेशन। तो टोटल कितना हुआ यहां तक? 2 ऑसिलेशन, और ये जरसक दैट इज 2.5 ऑसिलेशन। लगा? हाँ, तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई। और आगे, अब नेसेसरी कंडिशन टू एक्झिक्यूट द एसएचएम, किंवा एखादं मोशन हे सिंपल हार्मोनिक मोशनच आहे हे कसं ओळखायचं? तर ते ओळखायसाठी हा एक पार्टिकल आहे, हे एक्स्ट्रीम पोझिशन, ही सुद्धा एक्स्ट्रीम पोझिशन, आणि हे कोणती पोझिशन? मीन पोझिशन। तर पहिली कंडिशन आहे की द मोशन ऑफ द पार्टिकल शुड बी ऑसिलेटरी, यानी कि पार्टिकल ने एक फिक्स पॉइंट के बाद आगे पीछे, आगे फिक्स पॉइंट के अबाउट आगे पीछे मोशन करना चाहिए। ये एसएचएम तभी होगा जब ये आगे जाके फिर पीछे इसी रास्ते पे ये नाचे, जो लाल कलर का रास्ता है उस पे इसने नाचना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कि जब वो नाच रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला, ये जब यहां पे होगा, इसके ऊपर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, वो भी अपोजिटली डायरेक्टेड, मतलब एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल शुड बी कंजर्व्ड, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब इस पार्टिकल के पास इस मीन पे जितनी एनर्जी है उतनी यहाँ पे, उतनी यहाँ पे और उतनी यहाँ पे, हर जगह पर वही सेम होनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे सेम होती है, हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट। लेकिन हाँ, मीन पे पोटेंशियल क्या होती है? मिनिमम। मिनिमम का मतलब 0 ले लो, तो मीन पे पोटेंशियल 0 है, तो मैक्सिमम कौन होगा? काइनेटिक। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे टोटल एनर्जी हमारे पास है 500, ठीक है? तो अगर मैं टोटल एनर्जी मीन की पूछूं, मीन की, तो काइनेटिक एनर्जी मीन की प्लस पोटेंशियल एनर्जी मीन की, तो मीन की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी मीन की कितनी होगी? 500। समझ रहे हो क्या? अब बताओ, मैं एक्सट्रीम पे पहुंच गया, तो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक 0। क्यों? क्योंकि जब बॉडी एक्सट्रीम पे गई है वहां पे कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकेगी ना, फिर वापस निकलेगी, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 तो मैक्सिमम कौन होगा? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कहां पे कम, कहां पे ज्यादा? मीन पे कम, एक्सट्रीम पे ज्यादा, और काइनेटिक मीन पे ज्यादा, एक्सट्रीम पे कम। म्हणून पाळणा तिथं एक्स्ट्रीम वरती एकदम 0 असते, थांबते ना, आपण पाळण्यात बसलेलो असतो, पाळणा भुर थांबला आणि वापस येताना इथं इथं एकदम जास्त असं असं कसं पाहिलं तुम्ही? येता येता कसं तरी होते, कसं तरी झालं नाही तुम्हाला कधीच? होते। मेन पोझिशनला आपली स्पीड कशी असते? मॅक्झिमम, बरोबर आहे की नाही? ओके, नेक्स्ट
तिसरा, तिन्ही कंडिशन, ह्या तिन्ही कंडिशन फुलफिल असतील, या तिन्ही कंडिशन फुलफिल असतील तरच ते मोशन कोणतं आहे, सिंपल हार्मोनिक मोशन. आणि यातलं नेहमी कामाचं फक्त हेच आहे, एसएचएम ओळखायचं एकच गोष्ट आहे, या प्रोपोर्शनल टू -x असेल तर एसएचएम आहे, म्हणजे मेनली आपला पाला याच्यासोबत पडणार आहे. बाकी तर गोष्टी आता ऑसिलेटरी शिकवलं ते तर असणारच आहे. ठीक आहे, चलो आगे. झालं वाटते, सेशनच झालं. ओके, तर काही प्रॉब्लेम नाही. हे होतं इंट्रोडक्टरी क्लास कोणासाठी, ऑसिलेटरी मोशन साठी. उद्यापासून यामध्ये आणखी डिटेल गोष्टी स्टडी करू. ठीक आहे.